You are listening to Sunday with Sonali, Season 2. This podcast series is powered by Jhansi Rani Square, Nagpur. and produced by Voice Villa Studio. Hi, this is Miss Sonali. This podcast series is Sunday with Sonali, and the show is all about love, romance, sex, relationship, and sometimes just beyond that. Today, I have a very esteemed guest. कहने के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये कलाकार है और मैं कलाकार हूँ. और मेरे साथ है बहुत ही खूबसूरत जोड़ी ऑफ द टाउन. He is an artist, Niranjan Gohne, and his beloved wife, Rashmi. Hi, Rashmi. Hi. And hi, Niranjan. Welcome to my show. थँक यू सोनाली. तो ये जो कला का व्यासंग ज्यादा मराठीत म्हणतो आपण, ये आपको कब महसूस हुआ कि नहीं मैं कलाकार बनने वाला हूँ? ऊपर वाले ने मेरे ख्याल से साथ में जब सॉफ्टवेयर होता है ना, एक सॉफ्टवेयर, एक्चुअली आई वर्क फॉर सॉफ्टवेयर कंपनी, तो थोड़े वर्ड सॉफ्टवेयर के आते हैं. यू कैन से इट इज काइंड ऑफ मदर बोर्ड. वो ऑलरेडी फिट था, वहां से जर्नी स्टार्ट होगी, ऐसा बोल सकते हैं. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा रश्मि कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि कलाकार की वाइफ होना आसान है या थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है? कलाकार कोई अलग नहीं होते, इंसान ही होते हैं. डेफिनेटली. तो इंसान के साथ ही डील करना होता है आपको, कलाकार के साथ नहीं डील करना होता है. वाओ. ये आंसर से कैसे कैसे लग रहा है? गदगद हो जैसा? गदगद एक्चुअली गदगद तो वैसे भी हूँ, क्योंकि कलाकार को मैं खुद जानता हूँ कि जैसे फीमेल के कुछ पीरियड में मूड स्विंग होते हैं, तो उनको आदमियों को थोड़ा संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है. पर कलाकार के तो हर टाइम में अभी 24 घंटे में कब कितने बार उसके मूड स्विंग होंगे और उसको हैंडल करना है, तो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है. और वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो भी है, जो भी अपने हस्बैंड या वाइफ को शी इज कलाकार और ही इज कलाकार, तो उसको हैंडल करना इट्स नॉट अ जोक. मुझे तो ऐसा लगता है इट्स वेरी टफ. इसलिए पूछ रही थी मैं, रश्मि बताओ, आप बताओ. वो बोला है ना उन्होंने, मदर बोर्ड ही फिक्स था, तो वो पैदाइशी कलाकार है. तो मुझे पैदाइशी इंसान ही वैसा मिला है. वो जब कलाकार नहीं भी कर रहा था, एज अ कलाकार वर्क नहीं भी कर रहा था, तभी मुझे वही हैंडल करना था. So how is he? I just wanted to ask you कि आपका अरेंज मैरिज राइट? Yes. तो मुझे बताओ कि क्या ऐसी बातें थी जो आपको पसंद आई कि नहीं, he is a perfect match for me? नंबर वन थिंग तो ये थी कि जिस टाइम मेरी शादी हुई तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि चॉइसेस आपको पूछी जाए. लेकिन जब मैंने मेंटली प्रिपेयर किया, उस दौरान जब आप सोचते हो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, जो एनालाइज करते हो, तो मुझे उनका सेल्फ बिल्ट होना बहुत बहुत इम्प्रेस किया था कि ही इज सेल्फ मेड पर्सन. सब कुछ जो किया है, जो इस बैकग्राउंड से आप आते हैं, एंड आर्ट को लेके आपको उतना सब कुछ बनाना बहुत मुश्किल काम है. लेकिन अरेंज मैरिज में तो हम लोग ऐसे लेकर बैठते हैं ना, अच्छा लुक्स 10 out of, तो कितने मार्क्स दिए थे? ऐसा कुछ हुआ? नहीं, वैसा कुछ नहीं था. मुझे लुक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया था. बाल मुझे बहुत अच्छे लगे थे. नहीं, अभी भी वैसे ही अच्छे लगे थे तो टिके हैं. क्योंकि अभी तक तो सबके चले जाते हैं. तो निरंजन, आप तो शादी नहीं करने वाले थे ना? ऐसा कभी नहीं कहा मैंने. अरेंज मतलब ये कैसे मिले आपको? ये कहानी मुझे पता है, बैक द कैमरा. नहीं, शादी तो ऑब्वियसली हर कोई, यानी जहाँ तक 95% तो अपने देश के, एक्चुअली हम लोगों में सिमिलर वही था कि हम दोनों को उस टाइम शादी नहीं करनी थी. हाँ, ये मैच हो गया. हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, उस टाइम शादी नहीं करनी थी. हाँ, तो तब एक्चुअली आई वाज वर्किंग फॉर सम, एक्चुअली आई आल्सो रनिंग माय ओन कंपनी विद माय पार्टनर्स. तो कुछ टारगेट थे, तो मैंने उनको, घर वालों को या जो भी मेरे रिलेटिव थे, उनको कहा था कि थोड़ा सा रुकते हैं, लेट मी कंप्लीट दिस थिंग्स. और वैसे काफी अपना ओन फ्लैट सब कुछ कर लिया था. और कुछ टारगेट है, लेट मी कंप्लीट दिस. बट चलता है, घर के लोगों का भी हक होता है कि वो अपने पर थोड़ा सा उनका हक जताते हैं. तो उस चक्कर में चले गए थे. और ऑब्वियसली मॉडल इतना अच्छा हो तो कैसे मना कर सकते. तो क्या अच्छा लगा था? एक्चुअली देखा जाए तो दिक्कत ये था कि एज एन आर्टिस्ट, and especially I belong from नागपुर और स्मॉल सिटी वर्धा, तो वहाँ से दिक्कत ये थी कि मैं एक्चुअली आर्ट मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था, मास्टर इन फाइन आर्ट में हुआ था. और उसमें दिक्कत ये थी कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये बंदा करता क्या है.
अर्निंग गुड, अच्छा है, इसमें बायोडाटा भी बहुत अच्छा, बड़ा फिगर है, तो लोगों को ये समझ में आता कि एग्जैक्टली करता क्या है, क्योंकि तब आईटी भी बहुत नया था यहाँ के लोगों के लिए। वहाँ पे जैसे वेब डिजाइनर बोलते थे, उनको समझ में नहीं था वेब डिजाइनर एक्चुअली क्लीनिंग रहता कि वेब यानी जैसे जाले वाले लगे वो साफ करना पड़ता कि यहाँ तक नौबत थी। तो मुझे लगा कि यार ये कुछ तो भी गड़बड़ है, तो ये अपने को समझने वाले लोग नहीं है, दे ओनली लुकिंग फॉर डॉक्टर, इंजीनियर, ऑल दिस थिंग जो स्पेसिफिक ऐसी चीजें रहती हैं। तो मैंने सोचा कि ये लोग, और ऑब्वियसली रश्मि के मामा फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा था कि बंदा सही है, यानी वो काफी अच्छा अपने फील्ड में काम कर रहा है, तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग थी कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग। और रश्मि का एक ये था कि वो टेक्निकली भी बहुत साउंड है और थियोरेटिकली बहुत ही अच्छी है, जिसमें कि उनका लिटरेचर भी हुआ इंग्लिश में, और कुछ कंप्यूटर जो उन्होंने डिग्री की थी तो वो भी काफ़ी अच्छे। तो बोथ वे शी इज़ वेरी परफेक्ट, उनका थॉट प्रोसेस काफ़ी फॉर्म था। तो मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था कि शी कैन सपोर्ट मी वेयर आई एम वीकन। तो ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर में ये रहता कि जहाँ पे कुछ कमी है उसको एक जोड़ना है, एक प्रॉपर पार्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ अ परफेक्ट फॉर मी, और वैसा ही हुआ है। तो स्टिल अभी जो भी जर्नी चल रही है, तो ड्यू टू रश्मि's बहुत ज़बरदस्त बैकअप है, इसी वजह से जो भी सक्सेस मिल रहा है वो उसी वजह से बोल सकते हैं, वैसे देखा जाए तो काफ़ी भी लोग हैं वैसे बैकग्राउंड में, तो वो तो अभी धीरे धीरे अपन बात करेंगे उनके बारे में। पर वाइफ का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और कहा जा सकता है कि वाइफ मतलब मैं सिर्फ वाइफ नहीं मानता हूँ रश्मि को, एज अ फ्रेंड, सभी तरह का, यानी गुरु भी हो सकती, सभी। मैंने वैसे उनको लिखा था एक बार, तो शी इज़ माई गुरु, वाइफ, यानी सजेशन तो हमेशा लेते रहता हूँ। तो मैं मेरी लाइफ की हर ईच बात मैं उनके सामने शेयर करता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी हो। तो उसमें होता है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि वाइफ से बात करने में ये बात छुपाना चाहिए, वो बात छुपाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप जितना आप डिस्कस करोगे अपने पार्टनर के साथ, हो सके थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, पर मेरे ख्याल से जितना आप शेयर करोगे उतना आपका एक बॉन्डिंग अच्छा होता है, आपकी एक बहुत अच्छी दोस्ती बनती है, बॉन्डिंग, दोस्ती जो भी आप कह सके। तो आपके दोनों के रिलेशन बड़े प्यारे रहते, हेल्दी रहते, उसमें डाउटफुल ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो लास्ट डाउट आपने कब किया था? तो दिन रात करती हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं उसमें। डाउट करते जाओ, क्लियर करते जाओ। ये ब्रेन वर्क करता रहता है हमारा 24 घंटे। वो भी सोचते होंगे अब इसने खाना बनाया कि नहीं, इट इज ऑल्सो डाउट। मैं टाइम पे पहुंचूंगा तो इसने खाना बनाया होगा, वो भी 50 बार पूछते हैं तूने बना लिया है ना, कि आने के बाद वेट करवाएगी। सो ये माइंड अपना काम करता रहता है, दिल अपना काम करता रहता है। तो दिल क्या कहता है? दिल तो अभी तक साथ है, तो फिर भी अगर शब्दों में बयां करना हो, रखना हो, तो क्या कहोगे? मुश्किल है। दिल की बातें तो बयां ही नहीं होती, दिमाग की बातें बयां होती है। मुश्किल होती है। क्या बात है रश्मि जो तुम्हें लगता है, कितने साल हुए शादी को? अब 18 हो जाएंगे, अडल्ट हो जाएगी हमारी शादी। तो ये जो शादी अडल्ट होने वाली है, इसका क्या लगता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द लव मैरिज, व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट द अरेंज मैरिज? सॉरी, गुड थिंग्स तो एक तो शुरुआत में ही आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो अरेंज मैरिज में रहती है बस उतनी ही करते हो, उससे ज्यादा नहीं करते। क्योंकि आपको पता रहता है, आप ओवर द टाइम जो आपका नर्चरिंग रहता है, जो आपका बचपन से आपने देखा हुआ रहता है। बचपन से पहले तो मैं ये सवाल का जवाब देने से पहले ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे जहन में एक लड़की करके क्या इमेज थी या क्या थॉट प्रोसेस थी अबाउट शादी? शादी मतलब क्या? शादी मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, वो हर तरीके से। और वही होता है। ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं, कहना कि नहीं प्यार करना है, नहीं ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा बहुत प्यार करने वाला हर इंसान अलग होता है, उसके तरीके अलग होते हैं। तो आपकी सोच में क्या था? बिकॉज आई थिंक यू आर वेरी बैलेंस्ड, प्रैक्टिकली एंड इमोशनली यू आर वेरी बैलेंस्ड पर्सन, इज इट निरंजन? Perfect. That's why I already earlier said that. I never knew that. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा इमोशनल तरफ ज्यादा हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल की तरफ नहीं। वो बता के मैं प्रैक्टिकल हो गई, ऐसा मुझे लगने लगा।
लेकिन फिर भी तुम्हारे जहन का एक शादी 18 साल पहले हुई, राइट? हाँ। एक जहन में तो बात होगी कि नहीं मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हर लड़की ना एक नहीं, ड्रीम। मैंने आपको वही बता रही हूँ हाँ। कि जैसे एक्चुअली मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था एंड देन आई वाज इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन। सो उस टाइम तक मेरे दिमाग में शादी ऐसी कोई चीज नहीं। हाँ, शादी को लेके अपने पेरेंट्स को आप जो देखते हैं, मेरा एक ही चीज था कि डिवोशन जो है वही प्यार है। ओके। अगर आपका डिवोशन खत्म हो जाता है तो प्यार नाम की चीज चिड़िया कहाँ उड़ जाती है आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि एक कौन सी चीज मजबूत होनी चाहिए शादी को संभाल कर रखने में? शादी को संभाल के रखने में एटलीस्ट एक बंदे को तो भी डिवोटेड कंप्लीटली होना चाहिए। कंप्लीटली एक बंदे को? कोई भी एक को कम से कम। मेरा रिश्ता तो मेरे दो मन लोगों से। का है तो वो दूसरा वाला अपने आप बैलेंस आउट करने लग शुरू हो जाता है। वाह। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलना शुरू कर देता है। अब ज्यादा देर तक उस चीज, इट इज कंटेजियस बोलते हैं ना, प्यार कंटेजियस होता है। आप उससे कितना भी दूर भागो वो अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर ही लेता है। वाह। सर ये जहन में क्लैरिटी जो है वो क्लैरिटी कब आई? धीरे धीरे आती है, वो इवॉल्व होती है। क्योंकि आप जब नए नए आते हो तो ठीक है, शादी भले ही दिमाग में नहीं थी कि एक्सपेक्टेशन कैसी है अपनी, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। लुक्स वाइज मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं हमेशा ही उनको बोलती हूँ, आप ऐसे की जगह कैसे कैसे भी होते और कैसे कैसे भी हो जाओ, आई विल स्टिल लव लाइक दिस। ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ लव। This is the perfect definition. तो मेरा हस्बैंड होना, मेरा हस्बैंड है, मेरा लाइफ पार्टनर है, तो वो प्यारा ही है। और आप नेक्स्ट सवाल मुझे पूछोगे कि जलन होती है क्या? होती है और होती रहेगी। दूसरों को अपने हस्बैंड के साथ अगर देखते हैं आप तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वो स्पाइसी नहीं रह सकता उसके अलावा। हाँ, झूठ है वो अगर कहते हैं कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। व्हेन आई फेल इन लव, मुझे उस शायद बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक पता ही नहीं था, क्योंकि जलन वलन मुझे होती नहीं थी। एंड सडनली व्हेन आई फेल स्टार्टेड फॉलिंग फॉर दैट पर्सन, आई रियली फील दैट ये तो अपने अंदर थी। हाँ, दिखाई नहीं दी कभी। और वो तब होती है जनरली जब आपको वो डिटैच दिखता है या फिर ऐसा कुछ। और आप तो इस रिलेशनशिप के बारे में आप बात करें, आप बचपन से ही जलन में जीते हो। आपका पेरेंट्स अगर दूसरे भाई बहन को थोड़ा सा ज्यादा पैम्पर करते हैं, आपकी जलती नहीं है? हाँ होती है, बट ये रिलेशनशिप में मैंने और देखा है कि और ज्यादा आप पॉजिटिव ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि हम इसी रिलेशनशिप में अपनी उम्र का सबसे ज्यादा हिस्सा बिताने वाले होते हैं या फिर बिता रहे होते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? कभी पॉजिटिव हुए हो रश्मि को लेकर? मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, यानी जिन्होंने जलन की बात की, एक्चुअली ये फैक्टर होना ही चाहिए। देखा जाए तो अगर आपको यानी उल्टा पार्ट पकड़ लो कि आपने यही क्वेश्चन मुझे पूछा, तो ऑब्वियसली होना ही है। क्योंकि आप जो भी आपको थोड़ा सा दुखता है दिल, तो जब आप उस पर प्यार करते हो, आप अपनी बात समझते हो कि ये अपनी है, तो अगर कोई दूसरा उसको लेता है या जो भी है उसको कैप्चर करना चाहता है, जो भी कोई भी चीज हो, चीज बोल रहा हूँ, व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, तो कहीं तो भी ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरी चीज थी, ये इसने क्यों ले ली अपने तरफ से। तो नेचुरल साइकोलॉजिकल या नेचुरल वो अपना एक इनबिल्ट पार्ट है। लेकिन मुझे लाइफ में ऐसा कभी नहीं लगा रश्मि का। बेसिकली आपको पता है, मैं रश्मि के मोबाइल से लेकर कभी आज तक मैंने खुद होके चेक किया होगा या कुछ भी हो, जो भी आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम है लाइफ में, तो मैं तो खुद तो खुली किताब ओपन रहता है सब कुछ। लेकिन मोबाइल लेकिन उल्टा ये है कि मैंने मोबाइल या रश्मि का मोबाइल कभी चेक नहीं किया। कहा गई ये नहीं कभी पूछता, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो मुझे पता है कि इतना भरोसा है वाइफ पर कि मुझे अच्छा उसी वजह से इतना अच्छा रहने का जो भी जज्बा उसने कहा कि उतना ही अच्छा रहने का ट्राई करता हूँ। और जहाँ तक मेरे बाकी जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ भी मैं ओपन ही रहता हूँ, फ्री रहता हूँ। उसमें क्या हाइड वाली कोई चीजें रहती नहीं है, पर मुझे वही चीजें पसंद आती है। मेरे दोस्त है, कम हो गए ज्यादा हो गए, पर उनके साथ रिलेशन काफी ओपन और अच्छे रहते हैं। हाइडिंग वाली बात नहीं रहती कुछ भी।
तो कहने का तात्पर्य अनफिल्टर्ड रिलेशनशिप। अनफिल्टर यानी मेरी हर चीज, उसके दोस्त कौन है, कौन बात कर रहा है, अभी कहाँ पे क्या है, सब कुछ उसे पता रहता है। और उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। शी इज अ वेरी टेक्निकल साउंड, यानी टेक्निकली वेरी साउंड। तो उसको हर चीज मोबाइल में, आज कोई बंदा कहाँ पे है, बिजी है, कॉल क्या कर रहा है, सब पता रहता। और मुझे So is she spying on you? तो वो मुझे इसीलिए I also spy for him. Spy for him मतलब Yes. संधि विच्छेद करो। तो मुझे इस बात का कभी डर ही नहीं लगता, क्योंकि मैं वो पूछने के पहले ही मैं सब कुछ बता देता हूँ उसको। तो मुझे डर ही नहीं लगता सब बातों का। भाई ऐसा लगा, ये यहाँ पे मैंने कॉफी भी इनके साथ था, ये था, एंजॉय किया, समय बिताया, चलाया। तो ऐसे कोई आज तक कोई ऐसी गड़बड़ तो ही नहीं लाइफ में। नहीं, जनरली जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही इतना हाँ। बता के जाते हैं। हाँ। कई बार मुझे बोला इतना जरूरत नहीं है। तो उसकी जरूरत ही नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कभी मैं ये सवाल सारे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि अब ना लग्न संस्था जो है, विवाह संस्था जो है, वो अब कमजोर होते जा रही है। ब्रेकअप्स बोलो या डिवोर्सेस बोलो, इसका रेशो भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस होंगे इन सारी चीजों के? अब हमारा पेशेंस टुवर्ड्स ईच अदर, टॉलरेंस टुवर्ड्स ईच अदर, एडजस्टमेंट टुवर्ड्स ईच अदर कम हो रहा है। व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द चैलेंजेस? क्या, और अगर खूबसूरत लाइफ ये करनी है तो मुझे नहीं लगता विदाउट चैलेंजेस होती होगी, राइट? अब विदाउट चैलेंजेस नहीं होती तो चैलेंजेस को फेस कैसे करना? आई थिंक यू आर द परफेक्ट कपल टू टेल अबाउट दिस थिंग्स, राइट? तो व्हाट इज योर टेक? I think start with Rashmi. This is good for us. What good for us? Good for you. Good question for us. अच्छा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें ना दबी हुई रहती थी। जैसे बहुत सारी बीमारियां पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब डायग्नोसिस इतना स्ट्रांग हो गया है कि हमको पता पड़ता है। लोगों को कभी कैंसर हुआ ही नहीं था ऐसा सोचना बेवकूफी है। तो women were not that bold that time, it is a myth. लेकिन उनको ऐसा बिल्ड किया गया था, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं किया जाता था, कुछ भी नहीं किया जाता था। they knew it कि she is very powerful to take her stand. तो उनको वो चीजें दे दी जाती थी। अब सब चीजें चेंज हो गई हैं धीरे धीरे। पहले तो चीजें हुई हैं कि जॉइंट फैमिली से ही लोग हट गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली पे आए। दैट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। अब डिपेंडेंसी मतलब वो चीजें क्यों हुई? क्योंकि हमको उनकी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। क्योंकि माय हस्बैंड कैन अर्न इनफ एंड वर्क फॉर आवर फैमिली, ठीक है? वो आपके लिए क्यों करे? या फिर जब वो ये बंदा अकेला कर रहा है तो फिर वो सबको क्यों पाले पोसे? वही उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आने ही वाला है। जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं तो जो थॉट एक वुमेन के अंदर था कि क्यों भाई मैं क्यों रुकूं, इतना गालियां क्यों खाऊं, मैं इतना सुनूं क्यों, जब मैं खुद कमा सकती हूँ। फाइनली तुम तो मुझे यही बोलते थे ना कि तुमको तो मैं ही देख रहा हूँ, मैं तुमको, तुम्हारा सर्वाइवल सब मेरे पर डिपेंडेंट है। देन उसका नेचर अगर वैसा नहीं है, ये सब चीजें पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हैं, अब उसको कहते हैं ना खत पानी और ये सब मिल गया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ गया है खुद तो का। ये लोग इजीली मानते नहीं है, बट बहुत बड़ा चेंज है जो आया है, और ये सारी चीजें तब से ही एग्जिस्ट कर रही हैं। एग्जैक्टली, वेल सेड। और मैंने किसी को सुना भी है, बहुत खूबसूरत बात कही थी उन्होंने कि अब ना लड़कों को बदलना पड़ेगा। अगर शादी उनकी मजबूत रखनी है तो लड़कों को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब लड़कियां अब अबला और बहुत ही उस तरह का रहा नहीं है। अगर कुछ भी हुआ तो बड़ा मराठी में बहुत ही खूबसूरत है, फाट्यावर मारती लाणी। अरे दूसरी चीज ये हुई है कि ना मेल वाला जो फैक्टर है वो तो इतना इजीली जाता नहीं है। नेचुरली मेल जो इनबिल्ट है उसमें चेंज कुछ नहीं आया। अच्छा। लेकिन फीमेल में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देना शुरू हो गए, तो वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और फिर इसके ऊपर बहुत लोगों का क्रॉस क्वेश्चन है, अरे सारी वर्किंग लेडीज के क्या डिवोर्स हो गए हैं? नहीं, पर वो वुमेन, दैट पर्सन इज लाइक दैट, वो ऐसे वैसे रहना है। See, मुझे लगता है कि women evolved as a person, not as a women. Exactly. Right. Beautiful said. What you observe in the society, because being artist, your observation towards society is strong, right? तो आपका observation क्या है? In what specific? In what specific in marriage system को strong रखने के लिए? Actually काफी factors हैं। और especially लड़कों के perspective से।
देखिए, अभी रश्मि ने जो कहा है कि पहले था कि भाई एक पर्सन रहता था, वो आपका घर संभालता था, उनका ऑर्डर्स फॉलो किया जाता था, भले ही वो थोड़ा रॉन्ग हो सही हो, तो कहीं तो भी निगलेक्ट होता था, भाई छोड़ो जान दो, संभाल रहे ना वो तो संभालो। अभी कैसा है कि ऑब्वियसली एक वर्किंग वुमन है, उसके भी थॉट्स होते हैं, उसके भी कोई सपने होते हैं, उसके भी कोई चॉइसेस रहती हैं। अब क्या है, ये सब चीजें तो ऑब्वियसली अभी सोसाइटी में शुरू हो गया है, इवन स्मॉल सिटी में भी आप उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अभी क्या है कि उसको बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। अभी ऑब्वियसली अभी लड़कों में बोलो या मेल में ये सब टेंडेंसी आना शुरू हो गई, उनको इनसिक्योरिटी भी रहती है ये सब बातों में। पर कहने का मतलब कि आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, और आप जितना प्रेशराइज करोगे उसका बैलेंस होना, एक प्रॉपर बैलेंस। आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करोगे, आप आपके वाइफ पे बोलो या आपके हस्बैंड पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे कि यार ये कर रखे, स्पाई जैसा बिहेव कर रहे हो, एकदम ही खुला छोड़ दोगे, दोनों भी गलत है। आपका एक प्रॉपर बैलेंस आउट होना चाहिए, क्योंकि आप प्यार करते हो इसलिए आप उसके बारे में सोच रहे हो, या एकदम ही बहुत ज्यादा शक कर रहे हो, वो भी गलत है। तो दोनों का बैलेंस जब होता है तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अभी वो चीज नहीं रही कि आप सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा कि हस्बैंड ही कमा रहा है और सब सुन रहे हो उसकी बात, घर के लोग, अभी दोनों भी कमा रहे हैं। तो इसके लिए वो सब चीजों का बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। जब बैलेंस रहेगा तो आप दोनों भी हस्बैंड वाइफ है बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और एक अभी नई लाइफ है, वो तो हर चीज अभी डे बाय डे, जैसे अपने दादाजी के समय से लेकर पप्पा जी के समय से लेकर अभी अपने तक, और आगे वाली आने वाली नई पीढ़ी है। तो अभी हमारा दोनों की बात नहीं होती कि अभी आगे जाकर अपने बच्चे, उनके थॉट प्रोसेस क्या रहेंगे, उनकी आने वाली, अभी मेरे यहाँ लड़के हैं तो बहू जो आएंगी, तो उनके साथ कैसे मिलके अपने को एक अच्छी फैमिली बनाना है, अच्छा एक जो अभी न्यूक्लियर जो भी अपन बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसका डिस्ट्रैक्शन भी हुआ है। काफी सारा हेल्प नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग, या बच्चों को थोड़ा सा हेल्प नहीं मिलता दादा दादी का, नाना नानी का। तो वो चीजें बैलेंस आउट करके फिर से कैसे इन्वॉल्व करना, तो ये ब्यूटी अभी धीरे धीरे अपने को समझना पड़ेगा। राइट। तो हर बात का एक ही चीज मध्य निकालना बहुत जरूरी है। राइट। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है। क्या चेंजेस यू आर फीलिंग कि नहीं, अब लड़कों को भी ये बातें समझना बहुत जरूरी है? समझना मतलब क्या होता है कि देखिए, एक तो माँ बाप को बहुत जरूरी है, जो पैम्परिंग, एक तो ट्रेडिशनल वे से उनका पैम्परिंग होते गया पहले से। पर दुनिया अभी कैसे कि पहले थोड़ा प्रोसेस बड़ा स्लो था, वो यानी जो चेंजेस होना अभी थोड़ा फास्ट हो गया। उसका रीजन है कि मीडिया, आज जो भी अपन बातें कर रहे, तभी जहाँ पहुंचने चाहिए, गांव खलियान में पहुंचेंगी अपनी बातें, तभी वहां के लोग भी उतने ही अवेयर होना शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं रहा कि शहर का ही आदमी, मेट्रोपॉलिटन में लेडी बहुत स्मार्ट रहती है, ऐसे नहीं। अभी जो घर में काम कर रही है, अभी जो अपना घर संभालती है, उससे भी उतना ही अंडरस्टैंडिंग आ गया। तो ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू कि भाई जहाँ पे उसका दमन हो रहा है, जो भी ओवरबर्डन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूछेगी आपको। तो जब वो पूछती है तो उसका क्वेश्चन ये रहेगा कि वो सही में वो जो पूछ रही है, तो उसको आपको कहीं तो भी आपको न्याय देना पड़ेगा कि बात सही है, ये बात सही है, अपने को कहीं तो भी सोचना पड़ेगा, अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। तो हर इंसान को या आदमी को करना ही पड़ेगा। तो आप घर पे हाथ बटाते हैं कि नहीं बटाते? देखा जाए तो मुझे थोड़ा कुकिंग का थोड़ा शौक था, मैं कभी भी बनाता था, पर शायद क्या है, घर में बहुत मजा आता था मेरी यानी टेस्ट को लेके बोलो, या मुझे काट के दो, ये सब। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा धीरे धीरे मैं थोड़ा बिजी हो गया लाइफ में, तो लेकिन मजा आता था। पर हाथ में जनरली मैं घर में बहुत ज्यादा कम हाथ, यानी आर्टिस्ट हूँ तो पता नहीं, थोड़ा सा वो उसका एडवांटेज लेके बोल रहा हूँ कि आई डोंट नो, पर अभी मैं थोड़ा ध्यान कम देता हूँ। तो उससे थोड़ी चीजें भी थोड़ी सही रहती कि उनके जो विश्व है कि भाई किचन के पूरा गड़बड़ कर दे। एक दिन आया और बहुत कुछ तो भी आड़ा टेढ़ा प्रयोगशाला बना के रख दी किचन की, तो वैसा नहीं करता हूँ, उनको पूरी अथॉरिटी देता हूँ। हाँ, हाथ बढ़ाना ये मतलब है कि भाई चलो वाइफ थकी है, जो भी है, बाहर खाते हैं, कुछ तो भी बुला लेते हैं, तो तब उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, चलो यार आज काम से छुट्टी मिल गई, तो हस्बैंड वाइफ या अपनी फैमिली एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट वाला काम क्या किया था घर पे? हाउस होल्ड यही है कि ज्यादा अपना जो भी है कपड़े इधर फेंकना उधर फेंकना वो न करते हुए आपकी चीजें आपकी जगह रखो, तो वही आपके वाइफ के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटी बातें हैं पर वो काफी हेल्पफुल है। तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं हो ना, टॉवेल बेड पे क्यों डाला है करके? नहीं, उस बात पे हम झगड़ते नहीं है।
तो क्या करते डालने देते हैं। तो लास्ट झगड़ा किस पे हुआ था, याद है? याद तो नहीं आ रहा, मैंने बहुत रेयर है। हमारा झगड़ा मौसम तो कैसे? मुंबई की बारिश हाँ। जैसा है। अच्छा। अभी धूप आ जाती है, फिर बारिश हो जाती है, हम तो फिर हम भूल जाते हैं झगड़े थे। झगड़े तो एक्चुअली बोल ही नहीं सकते, हम्म, आर्गुमेंट होते हैं, उसको थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं। ये झगड़ा है ना, काफी विवाद, cruel, थोड़ा सा मनमुटाव। वो थोड़ा सा क्रूएल लगता है ऐसा। नहीं, मनमुटाव तो होता ही नहीं, हम्म। क्रूएल हमारा वो आर्गुमेंट होता है। हम्म। बातचीत में कौन जीतता है, हाँ। वो सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सब्जी अच्छी नहीं बनी या मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, तो ये सब आर्गुमेंट होता है। जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं वैसा वो डिस्कशन होता है। मुझे लगता है कि हम डिस्कशन करते हैं, सिर्फ इतना ही रहता है कि थोड़ा सा मैं जीतूं इसमें या वो ज्यादा। चाहेंगे वो जीते, बस ये होता है। इसको मैं नहीं कहूंगा कि इसको झगड़ा, डिस्कशन बोल सकते हैं। ओके, वेल सेड। नहीं, वो होते रहता है, अच्छा खासा होता है, चर्निंग होते रहता है, समुद्र मंथन होते रहता तो है। कौन किसका क्रिटिक ज्यादा है, बड़ा? मैं। यस, हाउ डू यू टेक हर क्रिटिसिज्म? बहुत ज्यादा फायदा होता है। और मैं वाइफ का ही नहीं, हर कोई जो भी क्रिटिक्स या जो भी बोलता है, तो ऑब्वियसली अभी तो शुगर कोटिंग ही होती है काफी बार, पर जो भी क्रिटिक्स करता है तो कभी उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले तो मैं, कोई बोलता है तो उसके पीछे क्रिटिक्स भी कर रहा है तो क्या रीजन है, उसके थॉट प्रोसेस क्या है उसके पीछे। अगर वो अच्छे थॉट प्रोसेस है और अपने में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट इट। व्हाट इज योर कमेंट, विशेष टिप्पणी क्या है इनके आर्ट के ऊपर? बिकॉज आई थिंक आपकी नजर बड़ी तेज है, तो आप इनके कलाकृतियों को कैसे देखती हो? हाउ डिड यू फाइंड हिज पेंटिंग्स? देखिए, जब कमर्शियली आर्ट बनाते हैं तो वो खूबसूरत होना चाहिए, पर जब दिल से आर्ट बनाते हैं तो वो कैसा भी लग सकता है किसी को। लेकिन जब आप उसको इन डेप्थ देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ होता है। तो इन डेप्थ आर्ट उनका एक अलग पार्ट है एंड कमर्शियल आर्ट एक अलग पार्ट है। डू यू फील दैट being a wife of an artist is a challenge or a blessing? Obviously blessing. What are the good factors about it? I'm sitting here. What a beautiful answer. और challenges? यही बोलना पड़ रहा है हर चीज सोच ये तो के। diplomatic answer हो गया, पर फिर भी what are the real life challenges? एज एन आर्टिस्ट मुझे कोई चैलेंज नहीं लगता। वो खुद कवर कर लेते हैं खुद को आर्टिस्ट के पीछे। मुझे निरंजन को हैंडल करना ज्यादा तकलीफ वाला रहता है, आर्टिस्ट को हैंडल करना मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा लगता। So कि what are the things? I just wanted to know what are perks of the marriage and what are the challenges of the marriage? ओवरऑल मैरिज के मुझे लगता है आप बिफोर मैरिज जो डिसीजंस नहीं ले सकते वो मैरिज के बाद ले सकते हो, भले थोड़ा टाइम लगने के बाद ले सकते हो, लेकिन ले सकते हो। द होम इज योर पैलेस, वो छोटा बड़ा कैसे भी हो, आप वहाँ की महारानी होते हो। Wow. So, Niranjan, tell me about the journey, your journey as an artist. ओके, ये शायद पहला क्वेश्चन है जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। Show is, I told you, the Sunday with Sonali is all about relationship. So I am just coming back to कि आपका अपने आर्ट के प्रति और आपके आर्ट के साथ में क्या रिलेशनशिप है? सोना जी, देखिए क्या है जी, कि अच्छा। नाउ आर्टिस्ट इज टॉकिंग। तो देखिए, आप जैसे मैंने पहले कहा था कि वो इनबिल्ट अपना मदरबोर्ड आर्टिस्ट का लगा हुआ था, तो शॉर्ट में बताऊं काफी लंबी जर्नी है। तो मुझे पढ़ाई में वैसे डॉक्टर या नेवी में भी जाना था या डॉक्टर बनना था, एक ये था क्योंकि बायोलॉजिकल वो काफी डायग्राम्स वगैरह काफी पसंद और काफी अच्छा था वो सब चीजें। पर धीरे धीरे जो भी है कुछ स्कूलिंग वगैरह प्रॉपरली, एडमिशन वगैरह प्रॉपर हुआ नहीं था स्कूल में, तो थोड़ा सा यानी एग्जैक्टली बोल सकते कि चलो वो डिफरेंट यानी डिफरेंसेस आ गए थे। तो बैक टू फिर मैं ड्राइंग वगैरह करना बहुत अच्छा लगता। तो मेरे यानी जो भी अभी आर्टिस्ट को समझना है बचपन में अगर किसी को, तो सामने में आपका उसका एजुकेशन रहेगा, उसके पीछे वाले पन्नों पे उसके कुछ ना कुछ डायग्राम दिखेंगे, तो समझ जाना ये आर्टिस्ट है करके बचपन में। तो यहाँ से ते मराठीत म्हणतात ना की बालकाचे पाय बाळाचे पाय पाण्यात दिसतं, तर असो, तर वो जो है तो वहां से शुरुआत हुई थी। और तब ऐसा था कि यार
आर्ट वर्ड बनाना मतलब अभी कुछ तो भी अपना वेस्ट कर रहा है एजुकेशन वगैरह, तो भाई साइंस जाओ, डॉक्टरी करो या इंजीनियर बनो। तो ये थोड़ा सा उसको लो लेवल में देखा जाता था। जैसे काफी बड़े बड़े अभी जो शेफ हुए, जो भी हुआ है, तो उनको बोला गया तो भैया ये तो ठीक है हॉबी करके, पर पेट के लिए क्या करने वाले हो। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे ये करना है तो करना है। तो मैंने एडमिशन ली और मेरे जो वर्धा से इंटरमीडिएट एग्जाम में मैंने A++ लिया था, तब जाके मुझे मेरिट में एडमिशन मिल गई थी। तो बड़ा आसानी से मुझे एडमिशन मिल गई थी। उसके बाद जर्नी की, डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद मास्टर भी किया। पर उसमें दिक्कत ये थी कि तब कोई आर्ट वर्क लेना, क्योंकि आर्ट ये बहुत ही लास्ट स्टेज पे आता है कि आपकी सभी जरूरतें, जो भी फैशन वगैरह, जो भी कपड़े लगते होने के बाद आप यू गो फॉर आर्ट। और स्मॉल सिटी में ये ट्रेडिशन बहुत कम होता था, तब स्पेशली नागपुर में भी होता था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे इसमें करियर बनाना एक थोड़ा सा कठिनाई वाला किस्सा है, तो बेस्ट वे गो फॉर सम अदर फील्ड। तो मैंने तभी जैसे डिग्री कंप्लीट हुई थी, तो मैं थोड़ा सा कंप्यूटर लाइन में, वहाँ पे मैंने बोला चलो कंप्यूटर वगैरह सीख लेते, थोड़ा सा अरेना वगैरह मल्टीमीडिया जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था नागपुर सिटी में। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु लिटरेड इन एज एन आर्टिस्ट, हु लिटरेड इन कंप्यूटर आर्टिस्ट, टेक्निकल आर्टिस्ट। तो मुझे इसी वजह से मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिला। और सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिलने के बाद जर्नी शुरू हुई वेब डिजाइनर से लेकर यूएक्स मैनेजर तक। तो उसमें वो बड़ी प्यारी जर्नी रही और मोस्टली ओवरसीज लोगों के साथ काम करने को मिला, अमेरिकन लोगों के साथ काम करें। तो उनका जो स्टाइल है, उनकी चॉइसेस है, तो बड़े कम एज में मुझे वो अंडरस्टैंडिंग मिली। तो मेरा जो डिजाइनिंग सेंस है, एस्थेटिक सेंस है, काफी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। ऐसे नहीं कि मैं टेक्निकल चीजों में गया तो मुझे उसका लॉस हुआ, उसका फायदा भी बहुत ज्यादा हुआ। तो अभी जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो टेक्निकल जो भी अंडरस्टैंडिंग, वो काफी इम्प्रूव, यानी अदर देन रेगुलर आर्टिस्ट से काफी इम्प्रूव हुआ है। तो मैं थोड़ा सा वर्सेटाइल आर्टिस्ट हूँ। तो अभी इसके इन बियॉन्ड अगर बोलना है तो अभी बोल सकते कि अभी उसके जर्नी जो स्पेशलाइजेशन है, पोर्ट्रेट, एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट जो भी है, उसमें काफी अच्छा वर्क कर लेता हूँ। तो अभी वो जर्नी शुरू होगी। तो उसके बारे में अगर बाद में काफी लंबा रहेगा तो अपन बाद में बात करेंगे। नो प्रॉब्लम। मुझे ये भी पूछना था कि बिकॉज यू स्टार्टेड एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट, है ना? अभी एक तो आर्ट बनाना तो बहुत आसान है क्योंकि इनबॉर्न टैलेंट भी है, बेचना कितना हार्ड और मुश्किल है? देखिए, एक सिंपल मैं बताता हूँ। जैसे अपने किसान है जो भी अभी, तो किसान अपनी खेती काफी सालों से करते आ रहे, वो ट्रेडिशनली होते रहे, पर उसको सेल कैसे करना, तो वहां पे वो कमर्शियलाइज नहीं हुए थे। तो अभी क्या हुआ था, जैसे मैंने बोला कि टेक्निकल चीजों में गया, तो मुझे वो भी अंडरस्टैंडिंग आ गई कि भाई अपना वर्क कहाँ बेचना है। राइट। तो हमेशा लाइफ में एक ही रहता कि ये करना है तो क्यों करना है। तो करना एक कोई चीज तैयार करना अलग बात है और उसको बेचना अलग, दोनों भी अलग अलग पार्ट है। तो अभी ठीक है, गॉड का जो भी आशीर्वाद होगा तो उसके वजह से मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ आर्ट में, पर उसको उसी अच्छे लेवल से मार्केट में प्रेजेंट करके उस सेल करना, तो ऑब्वियसली अभी मुझे मतलब यहाँ के जो नागपुर के लोग हैं या जो स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, उनको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। तो दे ऑब्वियसली टेक एडवांटेज ऑफ नाउअडेज इंटरनेट और जो मीडियाज अभी जो काफी बड़ा हो गया है, तो उसके वजह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप। और नॉट ओनली इंडिया, तो मेरे आर्ट वर्क यूएस भी जाते हैं, या जहाँ से आर्ट शुरू होता है तो यूरोप में भी काफी आर्ट सेल हुए हैं, और काफी सारा ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी जगह मेरे आर्ट काफी चले गए। तो उसका बड़ा एडवांटेज मिला है कि ये सब, क्योंकि ऑलरेडी आई वर्क फॉर अमेरिकन कंपनीज और उनके बिजनेसेस बड़ा है। तो जब मैं यहाँ बैठ के, नागपुर में बैठ के अमेरिकन कंपनी के बिजनेसेस बढ़ा सकता हूँ, तो व्हाई नॉट माई? राइट, सिंपल। वाह। शादी के मार्केट में आर्टिस्ट की क्या वैल्यू है? शादी के मार्केट में पहले जैसे वेब डिजाइनर आपने कहा था, समझता नहीं था, अभी तो काफी बदलाव आ गया। अभी तो आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू है और अभी ब्रांड बनते हैं। और पहले मुझे खुद को ही मैं बहुत कम समझता था कि मैं आर्टिस्ट हूँ और बाकी लोग बहुत बड़े हैं, कि जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये काफी बड़े लोग हैं, और मैं थोड़ा दबा सा रहता था। पर मेरा एक दोस्त है, उसने भी कहा था कि यार आर्टिस्ट की दुनिया तो इनके बाद शुरू होती है एक्चुअली। तो रियलाइजेशन ये हुआ कि जो भी चीजें बनती है, यहाँ से आपके सामने जो माइक है या टेबल है,
देयर आर एस्थेटिक सेंस. आप भी जो भी ड्रेसिंग करते हो, हर जगह पे एस्थेटिक सेंस होना बहुत जरूरी है. तो शुरुआत ही यहाँ से होती है, क्योंकि आप विदाउट ब्यूटी या एस्थेटिक सेंस के बगैर जी नहीं सकते, नीरस लाइफ जी नहीं सकते. शुरुआत ही यहाँ से. तो पूरा डिपेंडेंट आर्ट से ही कलेक्टेड, यानी खाना पीना छोड़ के, बेसिक नीड छोड़ के, तो सब आर्टिस्टिक ही है. तो आप अभी आर्ट मतलब सिर्फ कैनवास पे पेंट करना ये नहीं रहा है. आर्ट मतलब हर जगह. राइट. हाँ, आज अपन जो भी पोजीशन या जो जिसमें भी बैठे, तो ऑब्वियसली इट इज काइंड ऑफ अपने सेटिंग की, ये चीज यहाँ होना चाहिए, वो चीज यहाँ होनी चाहिए. तो अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो आर्ट. राइट. तो हर जगह आर्ट है. या एस्थेटिक्स तो एवरीवेयर. बहुत ही खूबसूरती से आपने उसका जवाब दिया. बेसिकली बात करते हैं वापस, कमिंग बैक टू अभी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं. हाँ जी. So now what do you think about their relationship as a parent? क्योंकि अभी शायद बड़े बच्चे हैं, right? How old your elder son is? एक 16 and a half. 16 and a half. And younger Second is? one is 15 and a half. Right. तो अब कुछ सालों बाद जब वो बड़े होने लगेंगे, वो रिलेशनशिप, तो एज अ पेरेंट व्हाट डू यू थिंक? व्हाट द थॉट प्रोसेस? बिकॉज अब थॉट प्रोसेस उस तरह से उस डायरेक्शन में भी आना शुरू हो. हाँ, एक्चुअली सबसे पहली चीज तो मैंने बच्चों के साथ ये की, मतलब एक पे ट्रायल परफेक्ट बैठा, दूसरे पे नहीं बैठा. अच्छा. हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल है. हाँ, एक्सपेरिमेंटल. कि उनको पढ़ने के लिए बहुत दिया, और ऐसे दिया कि उस पर ध्यान नहीं दिया पूरा कि ये इसके लायक है या नहीं है. मतलब जहां तक मुझे लगा कि इसने पढ़ना चाहिए, इसे सब तरीके की चीजें दो पढ़ने के लिए. उसकी वजह से उसको, मतलब मैंने बहुत बार ये नहीं देखा कि अंदर क्या है. अच्छा. स्टिल मैंने दिया, एंड उसके ऊपर छोड़ दिया कि वो जज करे कि क्या है. तो बहुत बार उसने मुझे बताया कि मम्मी आपने मेरे को वो चीजें दी है कि जो बड़े बच्चे पढ़ते हैं. अच्छा. तो मैंने कहा ठीक है. तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें उससे कोई इम्पैक्ट पड़ा है, बट उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका वे ऑफ थिंकिंग इतना वास्ट हो गया और इतना डीप हो गया कि वो हमको समझाता है चीजें. वाओ. कि ऐसे करो, नहीं करो, और ये चीजें करने से कोई फायदा नहीं है, ये चीज करोगे भी तो यूजलेस है. इवन इन रिलेशनशिप वो सारी चीजें मैं वही बता रही हूँ कि वो चीजें, इतनी बड़ी चीजें वो सब जो पढ़ चुका है, तो वो जानता है कि किस चीज से फायदा होने वाला है, किस चीज से कुछ भी फायदा नहीं होना है. पॉलिटिक्स बहुत पढ़ चुका है, बहुत पॉलिटिक्स पढ़ता है. मुझे कुछ टाइम पहले तक ऐसा लगता था कि ये इसको तो कुछ भी नहीं आता, एंड नाउ वो पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स बताता है, डिस्कस करता है, हर चीज की आगे पीछे बताता है कि ये अब ऐसे होने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर भी, और रिलेशनशिप के बारे में भी वो बात करता है. ओके. कि अगर मुझसे किसी को तकलीफ हो रही है तो आई शुड नॉट गो इनटू द रिलेशनशिप. आई शुड अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि मेरे क्या चीज, मुझ में क्या तकलीफें हैं. तो और अगर उससे कुछ सामने वाले को तकलीफ होने वाली है और ये मुझे कंफर्म है कि ये होगी इसको तकलीफ, तो उसको बिना बताए और उसको ये करके मुझे ये नहीं करना है कि हाँ मैं इसको झांसे में ले लेता हूँ एंड देन वी विल सी. वाह. अच्छा. It's very clear. Being parent of the boys and being parent of the daughters or girls, कितना डिफरेंट पेरेंटिंग हो जाता है, या हमारे एस्पेक्ट से कैसे बदलते हैं? थोड़ा बहुत बच्चों को शायद लग सकता है कि ये मदर है, बट मेरे बड़े बेटे को तो बिल्कुल नहीं लगता. ही शेयर्स एवरीथिंग विद मी. तो आप अपने बेटे को रिलेशनशिप के बारे में या कोई भी एस्पेक्ट के बारे में क्या सलाह देते हैं? एक्चुअली हम कुछ भी सलाह नहीं दे सकते. दे आर ऑब्जर्व एंड दे अब्सॉर्ब. आप कितनी भी सलाहें दे लीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आजकल की जनरेशन वही है, वो अगर आप उसको सलाह देने जाओगे तो वो बोले आप ये कर रहे हैं क्या. और अगर आप सोचते हैं कि ऐसा सोचने से और ऐसे प्लान कर लेने से चीजें ऐसी ऐसी हो जाती हैं, तो हुई क्या आपके साथ, आप लोगों में कुछ वो नहीं होता. आप लोग जैसा सोचते हो वैसा का वैसा होता है, ऐसे नहीं होता. तो गो विद द फ्लो. ऐसा उसका कहना है. जब उनके एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो व्हाट डू यू फाइंड कि वो कैसे सोचते हैं? यंगर जनरेशन, हाउ दे आर फ्री स्पिरिटेड.
उनको फाउंडेशन नहीं चाहिए वेदर दे आर गर्ल्स और बॉयज। मेन यानी बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बच्चे आप कितना भी बताओ उनको, सजेशन दो, मुझे नहीं लगता कितना परसेंट सुनते हो आपकी बात। लेकिन आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आप क्या करते हो? आपको जैसे बाप को हीरो का कहते हैं तो वाइफ को हीरोइन बोल सकते हो उनके लिए। तो हीरो हीरोइन उनके लिए अपने माँ बाप ही है। तो जनरली वो क्या करते, कैसे अपने लाइफ में रूटीन में क्या क्या स्टफ उनके कैसे फेस करते हैं, सब चीजें वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। अब अपने को लगता है कि अपने बच्चे अपने को देख नहीं रहे, उनका ध्यान नहीं है, पर वो बहुत बारीकी से आपको ऑब्जर्व करते हैं। आई थिंक इसी को संस्कार कहते हैं। Exactly. ऑब्वियसली तो उनको जरूर जाते हैं। होते हैं। तो इसलिए आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब आर्गुमेंट करते हो या जो भी है, जैसे इसीलिए मैंने कहा था कि हम बहुत ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करते, हम डिस्कस करते हैं। उनको पता है बहुत जम के डिस्कशन है, उनका डेली का है, तो उनको ऐसा कुछ ज्यादा फील नहीं होता, रोज का इनका डिस्कशन चलते रहता है। तो हम डिस्कशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। कहीं तो भी एंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है चलो यार आज नहीं मिले तो फिर और कहीं जाके वो डिस्कशन कर लेते, वो डिस्कशन कंटिन्यू रहता है। फिर होने के बाद कुछ तो भी हम निचोड़ निकाल लेते, भैया यहाँ से विष निकला कि अमृत निकला, यानी अमृत मंत्र क्या बोलते वो समुद्र। हम लोग मतलब वो डिस्कशन कितना भी मतलब वार्म अप हो जाए, बहुत हीटेड भी हो जाए, तो भी उसको कंप्लीट किए बिना हमको चैन नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंप्लीटनेस फिर वो उतना हीटअप होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो समुद्र मंथन होना बहुत अच्छी बात है। कच्चा चावल उतारने से कोई नहीं, उसको पूरा पकाना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ पे उसी वजह से क्या पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ है कि काफी अच्छे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो काफी बार प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि ध्यान न देना, डिस्कशन नहीं करना, आप शेयर नहीं करते बहुत सारी बातें और उस पर डिस्कस नहीं करते। उससे दिक्कत क्या होता है कि जब वो ब्लास्ट होता है, यानी काफी लोगों की लाइफ में होता होगा, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, पर जब ब्लास्ट होता है तो वो दोनों भी लोग संभाल नहीं पाते उसको। लेकिन व्हेन यू डिस्कस विथ ईच अदर, तो उसमें कुछ तो भी बहुत सारी चीजें आपको सामने आती है कि उसके बहुत सारे वेज है उसको आपको सेटल करने के लिए या बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए। तो आप डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और मैं अगर आप मान सकूं तो आदमी का ब्रेन डिस्कशन से ब्रेन, यानी आदमी यानी जो भी मंकी से आदमी बना तो डिस्कशन से हुआ। मैं कहती हूँ गूगल कहता है कि बोलने से होगा, मैं भी कहती हूँ कि बोलने से ही होगा। सो बोलना बहुत जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है। हमने बहुत ही खूबसूरत बातचीत की है अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट वेयर डिड यू मीट, बट द मेजर फैक्टर ऑफ द कॉन्वर्सेशन आई जस्ट लाइक्ड इट कि आप रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल the way towards seeing the relationship is very beautiful. मुझे लगता है यही सीक्रेट है आपके रिलेशनशिप के मजबूती का। और you really gave the very fantastic inputs। और संडे विद सोनाली में आप आए, बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच। हालांकि मेरे को फ़ोन पे ज़रा बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ी तब जाके अब यहाँ तक पहुँचे, तो सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। एक्चुअली सोनाली धन्यवाद आपका कि आपने ये समझा कि भाई ये कपल अच्छा है। मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ कि यस आई लाइक्ड योर you as an artist, but when I met Rashmi and I really felt that you are a beautiful combination and why you are so worthy because she is your support. So that I really felt good about you people. मुझे तो अभी तक भी रीजन समझ में नहीं आया था कि एज अ कपल एंड एज अ मतलब रिलेशनशिप पे आपने क्यों बुलाया हमको बात करने के लिए। ये तो आप इंटरव्यू देखकर समझ जाएंगे कि क्यों बुलाया है। आई थिंक अभी पता चलेगा जब हम इंटरव्यू बाद में देखेंगे कि भाई हमने क्या बोला, क्या गलत बोला, क्या अच्छा बोला। गलत और सही तो कुछ होता ही नहीं, होता है। मेरा जो इंटेंशन है टुवर्ड्स फ्रॉम दिस शो कि हम लोग पर्सपेक्टिव्स लेकर आते हैं। आई interviewed gay couples, I interviewed lesbian couple, I interviewed the biggest social activist couple, I interviewed Bollywood star in my first season and एक बहुत ही मज़े की बात है, जब मेरा पहला पॉडकास्ट जब ओवरसीज सुनाई गया और अराउंड 7 कंट्रीज में उसको लिसनरशिप मिली, देन आई रियलाइज विद वन क्वेश्चन कि जो बार बार मुझे ये होता था कि इंडिया में अरेंज मैरिजेस क्यों टिक रहे हैं, वाई वन पर्सन फॉर एंटायर लाइफ। और मेरा फिर सेकेंड सीजन में ये था कि यही जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं 18 साल एक आदमी के साथ
अगर ये सवाल सारे लोगों के मन में आते तो यही जवाब ढूंढने की कोशिश हमने करी है और बखूबी से आपने आंसर किया है। तो कितने साल का मैच्योरिटी प्लान रखा है आपने? टिल डेथ। अगले जन्म का तो मैं उनको पूछ लीजिए चाहिए कि नहीं। पर मेरा तो बहुत हिसाब क्लियर है, एक साल का मैं रिन्यूअल करती हूँ। एक साल अच्छा रह ले भाई तू, उसके बाद में एक साल का रिन्यूअल करेंगे। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, बहुत प्यारी लाइफ है। जैसे मैंने कहा था कि आपके इसमें बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, खट्टा मीठा रहने वाला लाइफ में। मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा शुगर ही रहेगी, खट्टा भी आएगा, तीखा भी आएगा, सभी का फ्लेवर थोड़ा थोड़ा रहे तो एक सवाल मेरा, जिस वजह से मैं निरंजन से हम अप्रोच किए एक दूसरे को, आई यूज्ड टू फॉलो हिम ऑन द फेसबुक एंड मैं उनकी पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स देखती थी। थैंक यू सो मच। और मुझे लिटरली उन पोर्ट्रेट्स में बहुत ही लाइवलीनेस नजर आता था। आंखों की बात करें या फिर डू यू रिमेम्बर दैट आई अप्रोच्ड यू फॉर मेरा एक शो मैं डिजाइन कर रही थी अराउंड वुमेनहुड, और मैं चाहती थी कि वो अपने लाइफ की उस औरत के बारे में बात करे, उस स्त्री के बारे में बात करे जिनसे वो किसी भी तरह से रोमांटिसाइज्ड हुए हो या इंस्पायर्ड हुए हो, मोटिवेटेड हुए हो। आज वो खुद उनके साथ में आए हैं, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड आई मस्ट टेल यू गाइज, हिज पेंटिंग हैज अ डिफरेंट विजन टुवर्ड्स मेकिंग इट, और वो आपको पता चल जाता है। रीजन आंखों से वो जो कलाकृति की खूबसूरती है वो आप तक पहुंचती है ना, दैट इज द ब्यूटी। और आर्टिस्ट की पहचान ही होती है कि आंखों से उस पेंटिंग को आप किस तरह से देख रहे हो। जो आप आंखें बनाते हो और जो आंखों से वो पेंटिंग जीवित हो जाती है, एंड आई थिंक दैट मेक्स यू अ बिग आर्टिस्ट। थैंक यू सोनाली। मैं छोटा सा बोलना चाहता हूँ और एक्चुअली राजी है देखा जाए तो। देखिए, एक आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट आप मैंने वैसे कहा सभी को आर्टिस्ट बोला, तो जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके घर की सबसे बेस्ट डिश आपकी वाइफ या आपकी माँ बनाती है, और वही डिश आप होटल में खाने जाते हो, भले वो 5 स्टार होटल हो, 7 स्टार हो, तो वहां पे ठीक है आपका जो सराउंडिंग बड़ा प्यारा खूबसूरत बड़ी प्यारी डिश में आपको परोसा जाता है, उसका एंजॉय करते हो, पर वो दिल को कहीं तो भी नहीं लगता। yes. है ना। लेकिन जैसे आपकी मम्मी ने या आपके वाइफ ने जब आप बना के खिलाती है तो कहीं तो भी वो दिल भरता है आपका। आप ये नहीं देते, प्यार परोसती है वो उसके साथ। तो सही सिमिलर चीजें हैं, वो आर्ट रहो या कोई भी बात रहो। जैसे आपने कहा कि आंखें कनेक्ट होती है, तो काफी सारे लोगों का जो भी मैंने वर्क किया, उनके जो एकदम डियर वन थे, दे ऑब्वियसली व्हेन दे सी द पेंटिंग आफ्टर कंप्लीशन दे लिटरली क्राई। आई हैव सीन देयर वाटर जो भी है उनका काफी उनके नाम इमोशनल, मतलब वो एक्चुअली काफी वो कंट्रोल नहीं कर पाए उनके इमोशन पे। तो एक तरह से मेरे लिए तो अप्रिसिएशन की बात है कि मैंने कहीं तो भी उनके हार्ट को टच किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी ऊपर वाले ने जो भी अपने को दिया है, तो जितना हो सके लोगों के जो फीलिंग्स है उसमें एक्वायर करूँ, कॉन्कर करूँ, तो ये मेरा ट्राई चलता रहता। और उसको मैं बहुत कमर्शियली नहीं लेता हूँ, कोई भी वर्क लेता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि उनका बहुत प्यार से उन्होंने मुझ पर फेथ करके उन्होंने आर्ट वर्क दिया है, कि आर्ट करने के लिए दिया है, मैं उतने ही इमोशन के साथ करता हूँ। थैंक यू। यू मेड द पोर्ट्रेट ऑफ माई मेंटोर। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत बनाया, और मुझे लगा था कि उनको हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं, तो मुझे लगता है वो बेस्ट गिफ्ट था जो मैं आपकी पेंटिंग से इंस्पायर होकर कि हाँ ये बना के दिया सर। और थैंक यू फॉर द सरप्राइज। मेरे बर्थडे के दिन जो बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट मेरा जो पोस्ट हुआ था फेसबुक पर, आई वाज ओवरवेल्म्ड। या ये बहुत ही सरप्राइज था, और मुझे देख के लग रहा था हाँ आपसे खूबसूरत दिख रही है पेंटिंग। अच्छा, गाना वाना गाते हो? भाई अभी गाना वगैरह ये अभी वाइफ ने कुछ तो भी आग लगा दी, ऐसे कोई गाना वगैरह नहीं गाता हूँ मैं। वो तो आपके दिल में लगी होगी वो। पर अगर ही इज अ गुड सिंगर, व्हाट्स योर रश्मि? पता है ना, गाना अगर बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल नोट पर हम इसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ये करें तो बहुत खूबसूरत रहेगा। प्लीज, व्हाट डू यू वांट टू सिंग फॉर रश्मि? बड़ा टफ है, पर पता नहीं वो हम सुन लेंगे हम अच्छे कान से हैं। मेरे ख्याल से आप कट कर लेना, एडिट कर लेना, मैं ऐसे सुना देता हूँ। हाँ, कट।
रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन, रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बन रहा है किस अजनबी से, हाय कैसे करे अब ही जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन, रिम झिम गिरे सावन। सॉरी, मैंने गला फाड़ा नहीं यहाँ पे। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये कट कर देना प्लीज। ये मैंने आपके लिए ये रखना ही है। सो या निरंजन और रश्मि के साथ की खूबसूरत बातचीत रही है, और संडे विद सोनाली, as I told you, the show is all about romance, sex, relationship and sometimes is beyond that. And आज beyond that में आर्ट, आर्टिस्ट और उसकी लव स्टोरी पर घुसने की कोशिश की है, उसके अंदर जाने की कोशिश की है। Do watch my show, Sunday with Sonali. It's available on YouTube and Spotify, Jio Savan, Apple and Google Podcasts. और हाँ, like और share, subscribe करना मत भूलिए। Thank you. You are listening to Sunday with Sonali, Season 2. This podcast series is powered by झांसी रानी स्क्वायर, नागपुर। and produced by Voice Villa Studio.